स्टडी आईक्यू के ऑडियो मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया जाएगा। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है लोकतंत्र में संसदीय विशेषाधिकार। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने कार्यक्रम को। वैसे तो भारतीय संविधान शासन की पद्धति के लिए लोकतंत्र की बात करता है, मगर यही संविधान कुछ वर्गों के लिए विशेषाधिकार का भी उल्लेख करता है। अगर दोनों शब्दों को एक साथ लाएंगे तो इसका मतलब होता है लोकतंत्र में कुछ विशेषाधिकार जो कि अपने आप में विरोधाभासी लगता है। इसका कारण है कि एक तरफ जहां लोकतंत्र समानता की बुनियाद पर टिका होता है, वहीं विशेषाधिकार एक ऐसे परिवेश की बात करता है जहां सामान्य व्यवस्था से परे जाकर किसी व्यक्ति या वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किया गया हो। मतलब लोकतंत्र में विशेषाधिकार एक ऐसी स्थिति को दिखाता है जहां सैद्धांतिक रूप से समानता की मान्यता तो स्वीकार की गई है, मगर वहां किसी न किसी रूप में विशेषाधिकार लागू ही है। इसीलिए आज के इस एपिसोड में इन्हीं सब अवधारणाओं को विस्तार से समझेंगे, जानेंगे कि लोकतंत्र में विशेषाधिकार का क्या अर्थ है, शासन के संचालन में विशेषाधिकार क्यों जरूरी है, इसकी सीमा क्या है, इसका जन्म कहाँ से हुआ है। साथ ही यह भी जानेंगे कि किन वजहों से भारतीय संविधान को ऐसा विरोधाभासी स्वरूप लेना पड़ा है। मगर सबसे पहले संविधान में निहित विशेषाधिकार को जान लेना चाहिए हमें। तो चलिए समझते हैं इसको। वैसे तो संविधान अलग अलग तरह से कई विशेषाधिकारों का जिक्र करता है, मगर जो विशेषाधिकार प्रमुखता से चर्चा के केंद्र में रहता है वह है संसदीय विशेषाधिकार। बाकी विशेषाधिकार या तो गौण हैं या फिर उन्हें उन्मुक्तियों के अंतर्गत समाहित कर लिए जाते हैं। संविधान संसद के सफल और गतिरोध विहीन संचालन के लिए संसद में उसके सदस्यों को कुछ शक्तियां और विशेषाधिकार सौंपता है। इन्हें ही प्रचलित भाषा में संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों के लिए और अनुच्छेद 194 में राज्य विधानमंडलों के लिए ऐसे अधिकारों की चर्चा की गई है। चूंकि भारत के महान्यायवादी को सदन की कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार होता है और इसीलिए ये अधिकार उन्हें भी प्राप्त होते हैं। गौरतलब है कि संविधान में संसदीय विशेषाधिकार को स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रत्येक सदन के नियम विशेषाधिकारों के लिए एक समिति का प्रावधान करते हैं। सदन के भीतर कोई भी विशेषाधिकार हनन या अवमानना का मामला इसी विशेषाधिकार समिति को भेजा जाता है। समिति के पास सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति को अपने समक्ष बुलाने की शक्ति होती है। समिति के समक्ष पेश होने या जवाब देने से इनकार करना या जानबूझकर झूठा जवाब देना सदन की अवमानना के दायरे में आता है। बहरहाल जब समिति मामले पर विचार कर लेती है तो समिति की सिफारिशों के बारे में सदन को सूचित किया जाता है। सदन उन पर चर्चा करता है और अपना निर्णय देता है। संविधान में संसद के सदनों व सदस्यों को मिले इन विशेषाधिकारों को मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा गया है। पहले वर्ग में वे विशेषाधिकार आते हैं जो सदन को सामूहिक रूप से प्राप्त हैं, जबकि दूसरे वर्ग में उन विशेषाधिकारों को रखा गया है जो संसद सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं। सामूहिक रूप से प्राप्त विशेषाधिकारों की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के क्लॉज 1 में निहित प्रावधान ये कहता है कि इस संविधान के उपबंधों के और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी। मतलब ये हुआ कि ये अनुच्छेद सांसदों को संसद में अभिव्यक्ति के संदर्भ में सामान्य नागरिकों पर अनुच्छेद 19 के क्लॉज 2 के तहत आयोजित किए गए निर्बंधन से मुक्त करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 105 का क्लॉज 2 विशेषाधिकारों की चर्चा करता है। पहला ये किसी सांसद द्वारा संसद में व्यक्त किए गए मत को न्यायालय की कार्रवाई से उन्मुक्ति प्रदान करता है।
दूसरा, संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी कार्यवाही प्रकाशित करे या किसी को प्रकाशन का अधिकार दे दे। साथ ही संसद को यह भी अधिकार है कि वे प्रकाशन में किसी कार्यवाही के विशेष अंश को रोक दे। वहीं व्यक्तिगत रूप से संसद के सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार की अब हम बात करेंगे। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों की तरह भारतीय संसद के सदस्यों को भी अधिकार है कि उन्हें संसद सत्र के दौरान या उसके 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये संरक्षण इसलिए दिया गया है ताकि सभी संसद सदस्य संसद की कार्यवाही में भाग ले सकें और इसीलिए ही इस प्रावधान को सीआरपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 135 के क्लॉज क में भी शामिल किया गया है। यहाँ जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि व्यक्तिगत विशेषाधिकार केवल सिविल मामलों से जुड़ी गिरफ्तारियों तक ही सीमित है। यदि कोई संसद सदस्य किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त है या उसके निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किए जाने की जरूरत है तो उसे यह संरक्षण नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, न्यायालय की अवमानना के मामले में भी ये संरक्षण उपलब्ध नहीं है, लेकिन गवाही देने के लिए ये संरक्षण उपलब्ध होता है। मतलब ये है कि जिस समय संसद का सत्र चल रहा होता है ना, तो उस समय किसी सदस्य को किसी मामले में गवाही देने के लिए सदन की अनुमति के बिना नहीं बुलाया जा सकता। यहाँ सदन की अनुमति देने का मतलब है सदन के पीठासीन अधिकारी से है। इसी तरह बोलने की आज़ादी या फिर हम जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं, इसमें भी व्यक्तिगत विशेषाधिकार का ही भाग है। इसका अर्थ ये है कि संसद का सदस्य संसद के भीतर की गई अपनी अभिव्यक्तियों के संबंध में पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। इसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। हालांकि यहाँ यह स्पष्ट कर देना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है कि इस अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 का संरक्षण सिर्फ उन अभिव्यक्तियों या भाषणों तक ही सीमित है जो संसद के भीतर दिए गए हैं। संसद के बाहर संसद सदस्य भी साधारण नागरिकों के समान होते हैं और उन पर भी वे सभी सीमाएं आरोपित होती हैं जो अनुच्छेद 19 के क्लॉज 2 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आरोपित की गई हैं। साथ ही यहाँ यह भी क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है कि अनुच्छेद 105 के क्लॉज 1 के अधीन संसद सदस्यों की संसद में बोलने की आज़ादी निर्बंधों से मुक्त नहीं है। यह 2 तरह के निर्बंधों के अधीन है। इनमें से एक निर्बंध संविधान के उपबंधों के अधीन है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 121 में कहा गया है कि हाई कोर्ट्स या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, मगर ये प्रतिबंध उस समय लागू नहीं होता जब संसद में यह उस न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया चल रही होती है। वहीं दूसरा निर्बंध ये है कि संसद की प्रक्रियाओं का विनियमन करने वाले विनियमों और स्थायी आदेशों के अधीन है। इस संबंध में लोकसभा का नियम 352 और राज्यसभा का नियम 238 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इनमें कहा गया है कि कोई संसद सदस्य संसद में ना तो अशिष्ट भाषा का प्रयोग करेगा और ना ही असंसदीय आचरण करेगा। संसदीय विशेषाधिकार के ही संबंध में अनुच्छेद 105 का क्लॉज 3 में ये प्रावधान है कि संसद के प्रत्येक सदन को और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो संसद समय समय पर विधि द्वारा विनिश्चित करे, और जब तक संसद ऐसा निश्चित नहीं करती तब तक उन्हें वही विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो संविधान लागू होने के दिन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स को प्राप्त थे। अब मज़ेदार बात यह है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल संविधान के अनुच्छेद 105 के क्लॉज 3 में से हाउस ऑफ कॉमन्स शब्द को हटा दिया गया, लेकिन उसकी जगह ये जोड़ दिया गया कि सांसदों को वही विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी जो 44वें संविधान संशोधन के पूर्व प्राप्त थी, यानी कि विशेषाधिकारों में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं आया है। ये आज भी हाउस ऑफ कॉमन्स के समान ही है। इन्हीं विशेषाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में संसद को अधिकार है कि दोषी व्यक्ति को दंडित कर सके। विशेषाधिकार हनन
ये जो अवधारणा है वो बहुत व्यापक है। यह संसद के विवेक पर निर्भर है कि किस हरकत से उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। साथ ही विशेषाधिकार हनन के संबंध में कौन सा दंड दिया जाए, यह भी संसद ही तय करती है। गौरतलब है कि राज्य के मामले में वही शक्ति विधानसभा को प्राप्त है। इस व्यापक व असीमित शक्ति का संसद और विधानसभा ने खूब उपयोग या दुरुपयोग भी किया है। गाहे बगाहे सर्वोच्च न्यायालय ने भी संसद की शक्ति को वैधता प्रदान की है, मगर सवाल है कि कैसे। तो आइए इसे भी अब समझने की कोशिश करते हैं, बाकी सबकी तरह। दरअसल सबसे पहले 1958 के MSM शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा के केस में निर्णय देते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 194 के क्लॉज 3 के तहत प्राप्त विशेषाधिकार सामान्य रूप से प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ऊपर हैं और इसके तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगाई जा सकती है। दरअसल MSM शर्मा एक अंग्रेजी दैनिक सर्चलाइट के संपादक थे और उन्होंने बिहार विधानसभा की कार्यवाही से बाहर कर दिए गए बातों को भी प्रकाशित किया था। इसे बिहार विधानसभा ने विशेषाधिकार का हनन माना। बहरहाल आगे 1967 और 68 में न्यायालय ने एक अन्य मामले में अपने इस निर्णय से अलग फैसला दिया। यहाँ न्यायालय ने कहा कि संसद की दंड देने की जो शक्ति है वो असीमित नहीं है और इस पर न्यायालय को विचार करने का अधिकार है, क्योंकि संसद या किसी विधानसभा ने विशेषाधिकार को संहिताबद्ध नहीं किया है और मनमाने आधार पर फैसला करती आई है। इस कारण से कई बार मीडिया की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा है। साथ ही ये तर्क और है, संविधान में इस बात का स्पष्ट सीमांकन है कि सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों में क्या निरपेक्ष है और क्या नहीं है। उदाहरण के लिए ऐसे समझिए कि भारत में विधानसभाएं और संसद कभी भी किसी न्यायिक कार्य का निर्वहन नहीं करती है और उनकी ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि किसी भी तरह से अभिलेख अदालतों के रूप में नहीं माने जाते हैं। इसीलिए भारत में सदन द्वारा जारी किए गए सामान्य वारंटों की अदालत द्वारा जांच से प्रतिरक्षा का कोई दावा नहीं किया जा सकता है। आगे चलकर मूल अधिकारों से जुड़े एक और मामले में अदालत के रुख में फिर से बदलाव देखा गया। तब अदालत ने 194 के क्लॉज 3 के तहत सदन के विशेषाधिकारों को संविधान के भाग 3 के प्रावधान के अधीन रखा। दरअसल सदन की अवमानना के आरोप में उत्तर प्रदेश के विधानसभा स्पीकर द्वारा वारंट जारी किया गया। इस वारंट के तहत होमी मिस्ट्री के उनके निवास से गिरफ्तार कर लखनऊ के एक होटल में हिरासत में रखा गया, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण वृत्त के तहत होमी मिस्ट्री की रिहाई का आदेश दे दिया और तर्क दिया कि आरोपी को अनुच्छेद 22 के क्लॉज 2 के तहत गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया था। इस निर्णय ने ये संकेत दिया कि अनुच्छेद 194 या अनुच्छेद 105 संविधान के भाग 3 के प्रावधानों के अधीन है। हम संक्षेप में कहें तो MSM शर्मा के मामले में न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के ए के तहत मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 194 के क्लॉज 3 के तहत विशेषाधिकार के बीच संघर्ष की स्थिति में अनुच्छेद 194 के क्लॉज 3 के तहत विशेषाधिकार को वरीयता दी जाएगी, मगर जब बात अनुच्छेद 21 और 22 के सीमित होने की होगी तब अनुच्छेद 194 या अनुच्छेद 105 के तहत प्राप्त विशेषाधिकार, प्रतिरक्षा और शक्तियों को सीमित किया जाएगा। यहाँ निर्धारित प्रस्ताव का अर्थ ये नहीं होगा कि सभी मामलों में विशेषाधिकार मौलिक अधिकारों पर हावी हो जाएंगे। अब आखिर में सवाल ये बचा है कि भारत में संसदीय विशेषाधिकार का जन्म कैसे हुआ। असल में इसका जवाब इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। भारतीय गणतंत्र के विपरीत इंग्लैंड में अभी भी संवैधानिक राजतंत्र का ही एक उदाहरण है। मतलब यह है कि भले ही राजा को नाम मात्र की शक्ति प्राप्त हो, लेकिन अभी भी सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश क्राउन ही सर्वोच्च है वहाँ। यह अलग बात है कि व्यवहारिक रूप से ताकत इंग्लैंड की संसद के पास है। इसकी ताकत के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि यह किसी लड़के को लड़की और लड़की को लड़के में बदलने के सिवाय कुछ भी कर सकती है। इतना ही नहीं, ये फिलहाल न्यायिक रूप से भी सर्वोच्च संस्था थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रिटिश संसद की मजबूत स्थिति शुरू से नहीं थी।
लेकिन ये संसद और राजतंत्र के बीच लंबे समय तक चले शक्ति संघर्ष का नतीजा था। ये शक्ति संघर्ष में राजतंत्र की शक्ति में कटौती होती गई और ब्रिटिश संसद मजबूत होती गई। इसी रस्साकसी में संसद ने अपने लिए विशेषाधिकार का निर्माण कर लिया और इस संसदीय विशेषाधिकार को इसलिए लाया गया था ताकि राजतंत्र किसी भी प्रकार से संसद की कार्यवाही में हस्तक्षेप ना कर सके। कहने का मतलब ये है कि इंग्लैंड में संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन की खास परिस्थिति से उपजा था, जिसके मूल में राजतंत्र और संसद का संघर्ष था। मगर जब भारत का संविधान निर्मित हुआ तो इसको हूबहू ब्रिटिश संविधान से अपना लिया गया, जबकि यहाँ राजतंत्र और संसद के बीच विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं थी। संविधान सभा में इसे लेकर काफी बहस हुई, लेकिन अंततः इसे शामिल कर लिया गया। इस तरह संसदीय विशेषाधिकार भारतीय संसदीय परंपरा का अभिन्न अंग बन गया और आगे चलकर इन विशेषाधिकारों का दुरुपयोग होना भी शुरू हो गया। अब ऐसे में ये सवाल भी लाजमी है कि इसका समाधान क्या है। दरअसल संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का ये कर्तव्य है कि कोई भी कानून बनाने से पहले इस बात पर ध्यान दे कि अन्य अधिकारों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। सदस्यों का तो ये भी कर्तव्य है कि वे इन विशेषाधिकारों का उचित उपयोग करें और वैकल्पिक उद्देश्यों के लिए उनका दुरुपयोग ना करें जो बड़े पैमाने पर राष्ट्र और जनता के हित में नहीं है। इस प्रकार हमें जो बात ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि सत्ता की ताकत की आड़ में लोकतंत्र ही ना कमजोर पड़ने लगे। प्राप्त विशेषाधिकारों के तहत ऐसा ना हो, इसीलिए जनता और अन्य शासी निकाय को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। निष्कर्ष के तौर पर ये कहा जा सकता है कि संविधान और कानून संसद सदस्यों को विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ये विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा मुख्य रूप से ये सुनिश्चित करने के लिए है कि सदस्य संसद में बहस के दौरान स्वतंत्र महसूस करें, वे हमेशा स्वतंत्र रूप से और निडर होकर अपनी बात रखें। यदि कोई सदस्य इन विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करता है तो उसे कानून के अनुसार दंडित किया जाए। आइए अब टॉपिक पर आधारित आज का सवाल नोट कर लेते हैं। संसदीय विशेषाधिकार क्या है? भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के आलोक में इसका महत्व समझाइए। तो फिलहाल के लिए इस ऑडियो मंथन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए ऑडियो मंथन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।